हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था वो था वैदिक, लेटर वैदिक और द फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, वो सब हमने कवर कर लिया था। 6 स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलॉसफीज वर कंप्लीटेड। और उसके बाद हमने जो वेदांत है उनकी कैटेगरीज भी कवर कर ली थी, जैसे द्वैत, अद्वैत, ये सभी हमने कल कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म। अब देखो, बिफोर वी स्टार्ट द क्लास ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो ये बीपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म वाला टॉपिक। आप ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पे देखोगे तो महात्मा बुद्ध और महावीर जैन, ठीक है, इन दोनों के जो लाइफ थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, लाइक देयर बर्थ प्लेस। ठीक है, एनलाइटनमेंट कहाँ हुआ, किस प्लेस पर हुआ, किस एज में हुआ, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, इनके बाद अगर क्वेश्चन बनता है तो दोनों की टीचिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है ना। या मैच द फॉलोइंग में भी आ जाएगा, इनकी लाइफ से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं उनका जो क्वेश्चन होगा वो मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। इसके बाद काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। काउंसिल्स मतलब कौन सी काउंसिल किस प्लेस पर हुई, काउंसिल्स, देयर प्लेसेस एंड प्रिसाइडेड बाय। ठीक है, जो भी उनके प्रेसिडेंट रहे वो, तो वहाँ से रिलेटेड ये मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन बनता है और बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। और देन एक पॉसिबिलिटी होती है कि लिटरेचर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये सभी एस्पेक्ट हम इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले द राइज ऑफ हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स, नास्तिक स्कूल्स। तो सबसे पहले हम हेट्रोडॉक्स का मतलब समझते हैं। ठीक है, एक तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोडॉक्स? हेट्रोडॉक्स का मतलब होता है वो बिलीफ सिस्टम जिसमें वेदास और उनकी अथॉरिटी को नेग्लेक्ट कर दिया गया हो। ठीक है, राइज, तो हेट्रोडॉक्स सेक्ट का राइज कैसे हुआ? इसका जो राइज है वो भी कहीं ना कहीं वेदास और उनकी अथॉरिटी से कनेक्टेड ही है ना। तो दरअसल हुआ ये था, इनकी राइज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे ये न्यू रिलीजन राइज हुए, न्यू सेक्ट राइज हुए। तो हुआ ये था कि इस टाइम तक 6th सेंचुरी तक वैदिक और लेटर वैदिक कंप्लीट हो गया था। तो 6th सेंचुरी तक वेदों का और उनकी अथॉरिटी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और पूरी रिलीजन ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी जो थी वो कहीं ना कहीं वेद और उनके फिलॉसफी और उन जो वैदिक रिलीजन है उसमें बताई गई जो भी वर्ण सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ही सोसाइटी भी ऑर्गेनाइज हो चुकी थी। अब वेदों के अकॉर्डिंग या फिर वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर एक डिवीजन क्रिएट हो गया था, है ना। डिवीजन भी कैसा था? हायरार्की वाला डिवीजन था, मतलब अपर और लोअर का डिवीजन एक क्रिएट हो गया था। और कुछ ऐसे वर्ण, लाइक जैसे शूद्र वर्ण जो था उसको वेद और जो वेदों से रिलेटेड जो रिचुअल्स थे वो परफॉर्म करने का राइट भी इनके पास नहीं था। ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर एक डिसकंटेंट यहाँ पर इमर्ज हो गया था। अब एक ऐसे रिलीजन की, एक ऐसे पाथ की ज़रूरत थी जो कहीं ना कहीं एक इगैलिटेरियन या फिर एक इक्वालिटी बेस्ड एक सोसाइटी को प्रमोट कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। इसीलिए आप देखोगे कि जो भी हेट्रोडॉक्स सेक्ट इमर्ज हुए थे इस टाइम पे वो सभी कहीं ना कहीं वेद और जो वेदों की अथॉरिटी थी उसको चैलेंज कर रहे थे। तो इसको पढ़ते हैं। इसको देखो नास्तिक स्कूल भी कहा जाता है। तो नास्तिक स्कूल भी इसीलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने वेदों में आस्था नहीं रखी। दे डिडंट बिलीव इन द वेदास। सो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये 6th सेंचुरी से इमर्ज हुए और फिर काफ़ी लंबे समय तक चलते रहे, है ना। और इन्होंने रिजिड वैदिक ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया। So definition of heterodox sect, that they neglected the authority of Vedas and they challenged the priestly dominance. तो कहीं ना कहीं वेदों के जो रिचुअल्स होते थे उसमें प्रीस्ट का होना, पुरोहित का होना बहुत ज़रूरी था,
और ये माना जाता था जो पुरोहित है वही क्या कर सकता है, गॉड और ह्यूमन इन दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं थ्रू द रिचुअल्स। ठीक है, सो अब रिचुअल्स के लिए उन एक्सपर्ट्स, उन स्कॉलर्स या फिर पुरोहित्स का होना ज़रूरी है। तो एक तरीके से ये जो मीडिएटर थे, प्रीस्ट, तो इस मीडिएटरशिप को लेकर कहीं ना कहीं जो हेट्रोडॉक्स सेक्ट है वो नाराज थे, इसको चैलेंज कर रहे थे। उनका मानना ये था कि जो भी एनर्जी है, जो सुप्रीम सोल है या जो भी एनर्जी है ना, उससे कनेक्ट होने के लिए हमें सबसे पहले खुद को जानना ज़रूरी है। तो हम खुद पे फोकस करें, इस पे फोकस करें बजाय रिचुअल प्रैक्टिसेस के। तो जब रिचुअल प्रैक्टिसेस की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी तो मीडिएटर्स की इंपॉर्टेंस अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, ये उनका बिलीफ सिस्टम था। इस टाइम के कौन कौन से मेजर हेट्रोडॉक्स सेक्ट रहे, तो उसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीवक और चारवाक। ठीक है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीवक और चारवाक, ये इसकी इंपॉर्टेंट कुछ मेजर नास्तिक स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज रहे। उसके बाद अ रिस्पॉन्स टू द कॉम्प्लेक्स वर्ण सिस्टम एंड एक्सपेंसिव रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइसेस, एक तरीके से वही वर्ण सिस्टम और जो रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइसेस थे, यज्ञ वगैरह, उनको चैलेंज किया गया। उसके रिस्पॉन्स में ये न्यू रिलीजन या न्यू सेक्ट राइज हुए। अब इनके फाउंडर्स, अब बेसिकली हम डिटेल में तो पढ़ेंगे किसको, एक तो बुद्धिज्म को पढ़ेंगे और एक जैनिज्म को पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी इनकी कंपैरेटिव स्टडी अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं इन दोनों ही रिलीजन की। तो जो इनके एक तरफ हमने यहाँ फीचर्स लिख दिए हैं और फीचर्स हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, एक तरफ महात्मा बुद्ध और दूसरी तरफ स्वामी महावीर। तो बर्थ 563 BCE में लुम्बिनी में हुआ, महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म हुआ, एंड महावीर जैन born in 540 BCE at कुंडलग्राम। ठीक है, ये नियर वैशाली। देन लाइनेज, तो लाइनेज क्या है, शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे महात्मा बुद्ध। वहीं पे ये ज्ञात्रिका क्लैन, इसे ज्ञात्रिका या जात्रिका क्लैन बोला जाता है। तो ये दोनों ही क्षत्रिय थे और महावीर जैन थे वो ज्ञात्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे, स्वामी और जो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। शाक्य क्लैन का जो सिंबल है वो है लायन। तो आप देखोगे कि महात्मा बुद्ध का ये जो सिंबल है लायन, इसी को अशोका ने भी अडॉप्ट किया था। देन रिनंसिएशन, रिनंसिएशन का मतलब होता है त्याग करना। तो गृहस्थ जीवन का या घर का त्याग किया उन्होंने एट द एज ऑफ 29, महात्मा बुद्ध ने, और महावीर जैन ने एट द एज ऑफ 30। एनलाइटनमेंट कब हुआ, एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। ठीक है, नॉलेज अबाउट द सुप्रीम ट्रूथ या फिर द सुप्रीम नॉलेज। ठीक है, सो एट द एज ऑफ 35, 29 में महाभिनिष्क्रमण हुआ। महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग जो है महात्मा बुद्ध का, उसको इस टर्म से डिनोट किया जाता है। दोनों के लिए नहीं है ये टर्म, सिर्फ महात्मा बुद्ध के लिए है, महाभिनिष्क्रमण। एट द एज ऑफ 35 he received the supreme knowledge under the people tree at बोध गया, और बोध गया का ही नाम है उरुवेला। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। तो निरंजना रिवर थी कहाँ पर, उरुवेला या बोध गया जी, और वहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे वो, और एट द एज ऑफ 35 उनको एनलाइटनमेंट हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेते हैं, लिख लो यहाँ पे, भूमि स्पर्श मुद्रा। तो महात्मा बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए थे। भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब है जैसे हम लोग पालती लगा के बैठे हैं, ऐसे बैठना, और एक जो हस्त है उनका हाथ है वो भूमि को स्पर्श कर रहा है। सो इस भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब ये था कि इसमें महात्मा बुद्ध ने अर्थ को एक विटनेस बनाया। अर्थ बिकम द विटनेस ऑफ हिज एनलाइटनमेंट, है ना, ऑफ हिज डेडिकेशन। तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है, भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे थे महात्मा बुद्ध और उन्होंने अर्थ को विटनेस बनाया था। ठीक है, उसके बाद एट द एज ऑफ 43 महावीर जैन गॉट एनलाइटनमेंट अंडर द साल ट्री, और प्लेस का नाम क्या था, जम्बिका ग्राम।
ये प्लेस का नाम है। और कौन सी रिवर थी, यहाँ पे भी एक रिवर थी, उसका नाम है रिजुपालिका रिवर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक होमवर्क है आपके लिए छोटा सा, वो ये है कि आपको ये बताना है कि जो निरंजना रिवर है, ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका एक और नाम। देन महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब कब हुआ, 483 में। ठीक है, 483 BCE में। और प्लेस का नाम है कुशीनगर, कुशीनगर या कुशीनारा भी बोला जाता है। और ये जो कुशीनगर है, ये मल्ल महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी। और महावीर जैन या स्वामी महावीर का महापरिनिर्वाण ये 468 BCE में हुआ पावापुरी में। और पावापुरी भी मल्ल महाजनपद में है। तो दोनों का जो महापरिनिर्वाण है, दोनों का मल्ल महाजनपद में हुआ, महात्मा बुद्ध का कुशीनगर और स्वामी महावीर का पावापुरी। देन इनकी फैमिली से रिलेटेड अदर फैक्ट्स, तो जो महात्मा बुद्ध थे, उनके बचपन का नाम क्या था, उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। और जो स्वामी महावीर हैं, उनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, एक का नाम था सिद्धार्थ और इनका नाम था वर्धमान। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, उनकी मदर का नाम था महामाया एंड हिज वाइफ वाज यशोधरा। और एक उनका बेटा था, उसका नाम था राहुल। ठीक है, शुद्धोधन इनके फादर थे, महामाया इनकी मदर थी, यशोधरा इनकी वाइफ थी और राहुल इनका बेटा था। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम मदर का नाम पढ़ते हैं महामाया, तब यहाँ पे एक फैक्ट और है, एक इनकी धाय माँ थी, क्योंकि इनकी मदर की डेथ हो गई थी बहुत कम एज में, मतलब बहुत पहले ही। तो इनकी धाय माँ ने इनका ख्याल रखा और उनका नाम था प्रजापति गौतमी। और इन्हीं के नाम पर ये गौतम बुद्ध कहलाए। जब एनलाइटनमेंट भी हुआ तो इन्होंने, जो गौतमी इनकी धाय माँ थी, इनकी केयर टेकर थी, उनका नाम भी इन्होंने अपने नाम के साथ रखा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध। फिर स्वामी महावीर, उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम था, वही नेम जो है स्वामी महावीर के फादर का नाम था। ठीक है। इनकी मदर का नाम था त्रिशला और यशोधा इनकी वाइफ का नाम था। ठीक है, महात्मा बुद्ध की वाइफ का नाम था यशोधरा और स्वामी महावीर की वाइफ का नाम था यशोदा। इनकी एक बेटी थी, उसका नाम था प्रियदर्शना, डॉटर। ठीक है, प्रियदर्शना। तो ये उनकी फैमिली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स और किस तरीके से एनलाइटनमेंट के लिए वो मोटिवेट हुए, है ना। तो क्या, कौन सी, वो यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो 4 साइट्स या कौन सी ऐसी 4 चीज़ें थी, कौन से ऐसे 4 दृश्य थे जिसके बाद महात्मा बुद्ध जो है या जो सिद्धार्थ थे, वो एनलाइटनमेंट के लिए अपने घर से चले जाते हैं। ठीक है, या रिनंसिएशन के पाथ पे निकल जाते हैं। तो 4 साइट्स में ओल्ड मैन, अ डिजीज्ड पर्सन, अ डेड बॉडी एंड एन एसेटिक। ठीक है। अब चारों के बारे में थोड़ा बताती हूँ। कहा जाता है कि एक बार जो सिद्धार्थ थे, वो अपने राज्य की यात्रा के लिए निकले थे। ठीक है, जैसे राज्य में ऐसे घूमते हैं ना, देखने के लिए सारी सिस्टम क्या, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी। तो कहते हैं कि वहाँ उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा। अब ऐसा नहीं कि उससे पहले उन्होंने कभी उस सिचुएशन में किसी ओल्ड मैन को क्या देखा नहीं था, नहीं देखा था, क्योंकि बचपन में ही ये एक भविष्यवाणी हुई थी, या फिर सिद्धार्थ के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि वो एक बहुत बड़े एसेटिक बनेंगे। ठीक है, और वो पूरे विश्व के विजेता होंगे, लेकिन राजा बन के नहीं, बल्कि एक साधु बन के। ठीक है, अपने विचारों से विश्व को जीतेंगे। इस तरीके की भविष्यवाणी की थी सिद्धार्थ के लिए। अब उनके जो फादर थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका जो बेटा है, जो राजकुमार है, वो राजा बनने के बजाय एक साधु बन जाए। तो उन्होंने उनको ऐसी लग्जरी लाइफ प्रोवाइड की, इतनी फैसिलिटीज़ उनके लिए अरेंज की, कभी भी उनको कोई दुख तकलीफ उनकी नज़रों के सामने नहीं आने दी। उनको ये लगता था कि वो जब ऐसी लग्जरी लाइफ जिएंगे तो फिर वो कभी भी साधु वाला जीवन नहीं जी पाएंगे। ठीक है, लेकिन जब बड़े हुए और जब ये हुआ कि अब इनको ही अगला सक्सेसर जब डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इन्हीं को संभालना है सब कुछ, तो तब जाके क्या हुआ कि ये राज्य दर्शन के लिए निकले। और तब इन्होंने एक ओल्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा
परेशान देखा, तब इन्होंने अपने जो मिनिस्टर हैं उनसे पूछा कि ये क्यों इतना परेशान दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये अवस्था ही ऐसी है ना, एंड वी ऑल विल हैव टू फेस दिस सिचुएशन। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सब ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने एक डिजीज्ड पर्सन को देखा, एक बीमार पर्सन को देखा, तो वो भी दर्द में रो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे दर्द में क्यों रो रहा है, इतना क्यों परेशान है। तो उन्होंने कहा कि इसको कोई एक बीमारी हो गई है, ठीक है, और उसकी वजह से जो शरीर है वो खत्म होता जा रहा है। तो अब सिद्धार्थ के मन में एक क्वेश्चन आने लग गए कि जैसे छोटे से हम बड़े हो गए हैं, उसी तरीके से एक दिन हम बूढ़े भी हो जाएंगे, है ना, और शरीर में अगर कोई बीमारी लग जाएगी तो भी शरीर खत्म हो सकता है। मतलब द ह्यूमन जो फिजिकल फॉर्म है ह्यूमन की, दैट फिजिकल फॉर्म इज नश्वर। ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिबल है, ये नश्वर है। ठीक है, फिर उन्होंने एक डेड बॉडी को देखा, तो उसको ले जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए। परिवारजन रो रहे थे, बड़े परेशान हो रहे थे। तो वहां पे सिद्धार्थ ने पूछा कि ये इनको क्यों लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा ही इज डेड। तो उन्होंने कहा डेड कैसे, शरीर तो दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा शरीर ही तो दिखाई दे रहा है, फिजिकल फॉर्म ही तो अवेलेबल है, लेकिन प्राण तो चले गए। अब सिद्धार्थ ने सोचना शुरू किया कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। जो फिजिकल फॉर्म हमारी दिखाई देती है, इज ये रियल में हम हैं, या फिर हमारे अंदर जो प्राण है, जो जो एनर्जी है, वो रियल है। अगर प्राण के निकलने से अगर बॉडी क्या हो जाती है, डेड अनाउंस हो जाएगी, तो इसका मतलब तो इस फिजिकल फॉर्म का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और हम इस वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, फिजिकल फॉर्म के लिए ही सारे एफर्ट लगा रहे हैं। यहाँ से थॉट प्रोसेस उनका शुरू हो जाता है। देन ही सॉ एन असेटिक, एक साधु को उन्होंने देखा, बिल्कुल मस्त बेफिक्र, ठीक है, और अपने धुन में है, अपने जो भी उनका जो स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ था, अभी जो भी अपने मन में अपना ध्यान वगैरह लगा रहे हैं और घूम रहे हैं। ठीक है, और कहते हैं कि एक छोटा सा कमंडल लिया हुआ था और भिक्षा मांग रहे थे, बड़े खुश। जिसने जो भिक्षा में दे दिया वो ग्रहण किया और चले गए। अब सिद्धार्थ उनसे पूछते हैं कि ये इंसान जितना खुश और इसका चेहरा इतना चमकदार दिखाई दे रहा है, ये कौन है। उन्होंने कहा ये साधु है। तो बोले ये इतना प्रसन्न क्यों है। तो उन्होंने कहा ये मोह माया को और घर को छोड़ चुके हैं। अब सिद्धार्थ के दिमाग में ये आया कि जो एक मटीरियलिस्टिक लाइफ हम जी रहे हैं, तो ये मटीरियलिज्म हमारे लिए ज़रूरी है, या जिस पाथ पे ये एसेटिक हैं, ये स्पिरिचुअलिज्म हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, विच पाथ शुड बी फॉलोड। तो यहाँ से ये जो 4 साइड्स हैं, यहाँ से सिद्धार्थ का मन बदलता है। तो एन ओल्ड मैन, अ डिजीज्ड पर्सन, अ डेड बॉडी एंड एन एसेटिक। ठीक है, अब सिद्धार्थ क्या करते हैं अपने जो रथ और सारथी को लेके रात में निकल जाते हैं सबको बिना बताए। ठीक है, उनके घोड़े का नाम होता है कंथक, ये उनके हॉर्स का नाम है, और उनके जो सारथी होते हैं चैरियटियर, उनका नाम था चाण। ठीक है, कंथक उनका घोड़ा था और चाण। इसको लेके रात में निकल जाते हैं और फिर जंगल में पहुंचने के बाद अपने सारथी को बोलते हैं कि रथ लो और वापस चले जाओ। उन्होंने कहा कब आओगे। तो उन्होंने कहा जब ज्ञान मिल जाएगा ना तभी आऊंगा, इससे पहले वापस नहीं आऊंगा। अब जाके सबको यही बता देना। ठीक है, तो वो जो इवेंट था जब उन्होंने अपना घर छोड़ा, व्हेन ही लेफ्ट हिज होम, दैट इवेंट इज नॉन एज महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, अब वो पहुंच गए, वहां जाके उन्होंने सिद्धार्थ ने गुरु बनाए। उनको 2 गुरु मिले, एक का नाम था अलार कलाम और दूसरे का नाम था रुद्रक रामपुत्र। अलार कलाम से उन्होंने काफी ज्ञान लिया, और रुद्रक रामपुत्र, उन्हीं को उद्दक रामपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कभी कभी हो सकता है आपको जो नाम लिखा हुआ मिले एग्जाम में, वो उद्दक रामपुत्र मिल जाए, और आप वहां पे सर्च करें रुद्रक नाम रामपुत्र, तो दोनों एक ही हैं। तो रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने मेडिटेशन और ध्यान सीखा कि किस तरीके से मेडिटेट किया जाता है, ध्यान लगाया जाता है, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। ठीक है, मतलब अपने मन को, अपनी बॉडी को, इसको कंट्रोल करना, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना उन्होंने यहाँ से सीखा। फिर अब एनलाइटनमेंट के लिए उनकी जर्नी, तो अब वहाँ से सीख तो रहे थे, लेकिन उनको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं मिले अपने गुरुओं से भी। जो उनकी क्यूरियोसिटी थी वो वैसी की वैसी बनी रही। देन ही डिसाइडेड कि अब यहाँ से जाना है और खुद से ही अपना मार्ग ढूंढना है।
ठीक है। सो ही लेफ्ट विद 5 अदर ascetics, तो 5 और साधु थे वहीं पे, उनके साथ वो वहां से निकल गए। These 5 ascetics become the first 5 disciples of Buddha, यही 5 लोग उनके पहले जो है डिसाइपल बने। एंड दे आर ऑल्सो नॉन एज 5 भिक्षुस, या इनको भिक्षुक भी बोला जाता है। 5 भिक्षुस, भिक्षुस मतलब भिक्षुक, उनके जो शिष्य थे वो। अब महात्मा जो जो सिद्धार्थ हैं, अब वो क्या करते हैं, जब इन 5 लोगों के साथ जब जाते हैं तो ये बुद्धा एंड दीज 5 पर्सन्स ये क्या करते हैं, ये रिजिड ऑस्टेरिटीज फॉलो करना शुरू कर देते हैं। रिजिड ऑस्टेरिटी, तो इसका मतलब ये होता है कि अपनी बॉडी को रिजिडनेस के साथ कंट्रोल करना। ठीक है, उनको ये लगा कि शायद कहीं ना कहीं फिजिकल ट्रेनिंग से वो अपने आप को मतलब कंट्रोल भी कर लेंगे और एनलाइटनमेंट भी हो जाएगा। और कहते हैं इसी में जो सिद्धार्थ थे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कंडीशन ऐसी होती है कि शायद उस दिन अगर उनको कोई नहीं संभालता तो उनकी डेथ ही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक होमवर्क है आपके लिए। एक लड़की थी, ठीक है, अब जिन्होंने इनकी लाइफ बचाई, हु सेव्ड सिद्धार्थ's लाइफ। उनका नाम क्या था, ठीक है, जिन्होंने इनको खीर खिलाई थी, ठीक है, इनको खीर खिलाई और फिर इनके प्राण बचाए। अब जैसे जैसे ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो सिद्धार्थ थे उनको लगा भाई रिजिड ऑस्टेरिटी से तो नॉलेज नहीं मिलने वाली, एनलाइटनमेंट नहीं होने वाला। क्योंकि एनलाइटनमेंट का एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि हम ह्यूमन फिजिकल फॉर्म के बारे में जो भी क्वेश्चन राइज कर रहे हैं उसका सही सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाए। जो हम अपनी जो प्राण हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है जिसकी वजह से हम ये हमारी लाइफ है, जिसे दूसरी अगर वर्ड बोले तो सोल, आत्मा, ठीक है, तो वो क्या है, तो एनर्जी कैसे मिल रही है, उसका क्या मतलब है ना, ह्यूमन लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं जब उनके सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाए और कोई भी क्वेश्चन ना बचे उसको कहा जाता है एनलाइटनमेंट। ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि ऐसे रिजिड ऑस्टेरिटी से तो एनलाइटनमेंट नहीं होने वाला है ना, हमें क्या करना होगा, फिजिकल ट्रेनिंग के बजाय हमें अपने मेंटल और इमोशनल ट्रेनिंग पे और अपने जो जो सेंसेस हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, एक पीसफुल प्लेस में जाना चाहिए। फिर वो वहाँ से चले गए, कहाँ पे पहुँच गए, वो पहुँच गए उरुवेला, ठीक है, और फिर वहाँ बोध गया में वहाँ पे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे वो, और यहाँ बैठ के उन्होंने ध्यान लगाया और भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे और फिर यहाँ पर ध्यान लगाया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि इनको एनलाइटनमेंट यहाँ पर हुआ। यहाँ एनलाइटनमेंट होने के बाद फिर वो पहुँच गए सारनाथ, ठीक है, और सारनाथ जब पहुँचे तो सारनाथ के फॉरेस्ट में उनको वही 5 लोग मिले। ये जो 5 लोग थे, जब सिद्धार्थ की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी तो उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ ना तो खुद ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे और उनको भी नहीं करने देंगे, तो उन्होंने सिद्धार्थ को छोड़ दिया और 5 चले गए थे। अब वही 5 लोग सिद्धार्थ को मिले, कब, अब सिद्धार्थ सिद्धार्थ नहीं रह गए, अब वो बन गए बुद्ध, ठीक है, क्योंकि एनलाइटनमेंट हुआ। तो एनलाइटनमेंट को कहा गया है बोधि, एनलाइटनमेंट को क्या कहा गया है, उसे कहा गया बोधि। और बोधि का मतलब क्या होता है, एनलाइटनमेंट। तो जिसको बोधि मिल गई हो उसको क्या कहा जाएगा, बुद्ध, ठीक है, तो जिसको बोधि मिल गई हो, बोधि प्राप्त हो गई हो, वो क्या बन गए, बिकम बुद्धा। अब महात्मा बुद्ध को ये 5 लोग मिले और यही इनके 5 डिसाइपल्स रहे, फर्स्ट 5 डिसाइपल। इनके नाम क्या क्या है, कौंडिन्य, ठीक है, इनको अज्ञता कौंडिन्य भी कहा जाता है। देखो AJN इसको ज्ञा पढ़ा जाता है, ठीक है, JN को ज्ञा पढ़ा जाता है, ठीक है, तो ये हो गए अज्ञता कौंडिन्य। उसके बाद भद्दिया, इनको भद्रिका भी कहा जाता है, वप्पा या वशपा, और दूसरा महानाम, और अस्सजी या अश्वजीत, अश्वजीत जो कि उनके 5 फेवरेट डिसाइपल में से एक थे, ठीक है, अस्सजी या अश्वजीत। अब बुद्धा के 5 फेवरेट डिसाइपल्स में आनंद, उपाली, अश्वजीत, ये अश्वजीत वही हैं फर्स्ट 5 डिसाइपल में से एक, उनके बाद सारिपुत्र एंड मोगलन, ठीक है, तो ये इनके 5
फेवरेट डिसाइपल्स रहे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो उनकी जो टीचिंग्स हैं उसको मेनली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है? एक है 4 नोबल ट्रुथ्स और दूसरा है द 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, 4 नोबल ट्रुथ एंड 8 फोल्ड पाथ। तो 4 नोबल ट्रुथ जो है वो क्या क्या है? इनको आर्य सत्य भी कहा गया है, 4 आर्य सत्य कहा जाता है इनको। तो 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, समुदय, निरोध और मग। मग मतलब मार्ग। ठीक है, तो दुख, द वर्ल्ड इज full of suffering. The world is fundamentally full of suffering. मतलब पूरा जो पूरा विश्व है, इसमें जितने भी प्राणी हैं सब सफ़र कर रहे हैं। समुदाय का मतलब होता है रीजन। सो एवरी सफरिंग हैज़ अ कॉज। ठीक है, तो हर दुख का एक कारण है। अब वो कारण क्या है? उसका कारण है डिजायर, इच्छाएं। ठीक है, तीसरा निरोध। निरोध का मतलब होता है किसी सफरिंग को रोक देना। सो सफरिंग कैन बी एलिमिनेटेड बाय रिमूविंग द कॉज। मतलब अगर हम अपनी डिज़ायर को कम कर लें या इसको एलिमिनेट कर दें तो सफरिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। अब ये प्रोसेस बड़ी टफ है। अपनी डिज़ायर्स को रिमूव करना, अपनी डिज़ायर्स को एलिमिनेट करना, ये तब हो सकता है जब एक बैलेंस्ड लाइफ और एक सही मार्ग हम फॉलो करें। सो दैट पाथ is known as the eightfold path. So अष्टांगिक मार्ग, 8 fold path। ठीक है, तो इनकी टीचिंग में एक तो 4 नोबल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य हो गए। दूसरा है महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो 4 नोबल ट्रुथ, ये जो है अष्टांगिक मार्ग है, ये मिडल पाथ पर बेस्ड है। जो उनकी टीचिंग्स हैं वो किस पर बेस्ड है? मिडल पाथ। मिडल पाथ का मतलब होता है कि नीदर एक्सट्रीम consumption and neither extreme consumption nor extreme renunciation। मतलब ना तो एक्सट्रीम कंजम्पशन की तरफ जाना है, ना एक्सट्रीम रिनंसिएशन की तरफ जाना है। ठीक है, बुद्धा एडवोकेटेड फॉर अ लाइफ बिटवीन एक्सट्रीम सेल्फ इंडल्जेंस एंड एक्सट्रीम एसेटिसिज्म। उन्होंने कहा मिडिल पाथ को फॉलो करिए, बैलेंस लाइफ को फॉलो करिए। जब हम बैलेंस लाइफ को फॉलो करेंगे 8 फोल्ड पाथ के साथ, तो वी विल बी एबल टू रिमूव द कॉज। ठीक है, सो द 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग। अब ये 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से हैं? इसमें शामिल है राइट व्यू। अब देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है बहुत, मतलब चांसेस आर वेरी लेस, लेकिन हो सकता है कभी ये पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ, है ना? तो ऐसा बन सकता है। तो एक बार मैं यहाँ ये जो 8 फोल्ड पाथ है इनको समझा देती हूँ तो आपको याद हो जाएगा। अब बहुत बार क्या होता है ना, जब ऑप्शंस आपके सामने आएंगे तो यू कैन रिलेट इजीली, आप समझ पाओगे। देखो अब इसका एक है व्यू। व्यू का मतलब होता है दृष्टि। ठीक है, तो ये कहते हैं कि राइट व्यू होना चाहिए। किसी भी पर्सन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको देखने का जो हमारा नज़रिया है, आवर व्यू पॉइंट शुड बी बैलेंस्ड, शुड बी वेरी क्लियर। मतलब जो जैसा है, जितना है उसको उतना ही देखो। अपने दिमाग से सोचकर उसमें चीज़ें हमें ऐड नहीं करनी चाहिए। मतलब किसी को देखकर, किसी के बारे में सोचकर परसेप्शन डेवलप नहीं होना चाहिए। परसेप्शन कभी कभी क्या करता है, कोई इतना अच्छा है नहीं, लेकिन हम खुद सोच के परसेप्शन ऐड कर लेते हैं। और कभी कभी कोई इतना बुरा है नहीं, लेकिन हमारा परसेप्शन गलत हो जाता है। सो वी शुड फॉलो द राइट व्यू, देन राइट एम। तो राइट एम मतलब जो संकल्प है लाइफ का वो कैसा होना चाहिए? एम शुड बी राइट। राइट ये जो वर्ड है इसको देखो, इसके लिए यूज होता है सम्यक। सम्यक का मतलब होता है सही। तो एम वो होना चाहिए जो सही हो। देन आवर स्पीच शुड बी राइट, आवर एक्शंस शुड बी राइट। मतलब हमारी जो वाणी है, बोलने का तरीका है, वो भी राइट होना चाहिए। कभी कभी सही बात को भी अगर सही तरीके से ना बोला जाए तो वो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। सो आवर स्पीच शुड बी राइट, आवर एक्शंस शुड बी राइट।
देन जो लाइवलीहुड के जो सोर्सेज होते हैं हमारे पास वो भी राइट होने चाहिए। और राइट एफर्ट की बात है। अब एफर्ट यहाँ पे किस चीज़ के लिए, एक्शन, स्पीच, लाइवलीहुड, क्या ये सभी एफर्ट में नहीं आते? अगर ये आते हैं तो ये एफर्ट क्या है? तो यहाँ पे ये एफर्ट बात करता है मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल एफर्ट की। और वो कैसे आएगा? वो तब आएगा जब मेडिटेशन के साथ, जब ध्यान के साथ, है ना, हम चीज़ों को समझें। मतलब ये होता है ना कि जैसे आप कोई भी एक काम कर रहे हो, थोड़ा उसके ऊपर विचार करो, है ना, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से उसको सोचो और फिर डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। जब उसके ऊपर थोड़ा काम होता है, जब हम फिजिकली अपने आप को फिट रखेंगे, है ना, थ्रू मेडिटेशन एक्सरसाइजेज, तो उससे क्या होगा, ये जितने भी हैं, राइट एम, राइट व्यू, राइट स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, ये सब तब फॉलो हो पाएंगे जब हमारे एफर्ट्स राइट होंगे। ठीक है। देन राइट माइंडफुलनेस। राइट माइंडफुलनेस भी किस चीज़ की बात करता है? वही फिजिकल, इमोशनल और मेंटल पीस की बात करता है। ठीक है। एंड देन राइट कॉन्सेंट्रेशन, इसको कहा जाता है समाधि। ठीक है। तो ये जो समाधि है इसका मतलब ये होता है कॉन्सेंट्रेशन, डीप कॉन्सेंट्रेशन। तो जो भी काम कर रहे हैं, तो जब जिस समय पे जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा फुल फोकस होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एग्जाम्पल में याद करो महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा, तो वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट कॉन्सेंट्रेशन। तो भूमि स्पर्श मुद्रा में सिद्धार्थ ने भूमि को जो है विटनेस बनाया, अर्थ को विटनेस बनाया। हुआ ये था कि जिस समय वो ज्ञान प्राप्ति के लिए जब वो बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे, आप अक्सर देखना कि जब भी कोई बहुत अच्छा काम कर रहा होता है तो बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी उसके सराउंडिंग में आ जाती है। तो कहा जाता है कि एक डेविल थे, उनका नाम था मारा, राक्षस थे। तो ये सिद्धार्थ को रोकना चाहते थे कि ये कोई ऐसा काम ना करें। ठीक है। तो उन्होंने बहुत तरीके की कोशिश की, लाइक अटैक भी किया उनके ऊपर, है ना, उनको परेशान किया, डिस्टर्ब करने की कोशिश की। और फिर कुछ ऐसे जैसे फीमेल ऐसे डेविल्स को भेजा रूप बदल कर, ताकि वो इनको किसी ना किसी तरीके से कन्विंस कर ले, इन्फ्लुएंस कर ले। लेकिन सिद्धार्थ ने क्या किया, वो अपन फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने ध्यान में बैठे रहे, किसी भी चीज़ का उन पे असर नहीं हुआ, भूमि को स्पर्श करके वो बैठे रहे। और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि अर्थ इज द विटनेस ऑफ माई द प्रोसेस ऑफ एनलाइटनमेंट, कि किसी भी नेगेटिव चीज़ का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो यही राइट कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं कि ये जो 8 जो फोल्ड पाथ हैं, इसको कोई भी ह्यूमन, ये सिर्फ भिक्षुकों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। जो भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करता है, उसकी लाइफ में कोई भी बड़ा से बड़ा टास्क हो वो अचीव हो जाएगा, ऐसा महात्मा बुद्ध का मानना है और ये सही भी है। नेक्स्ट, अब महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी क्या कहती है, उनकी फिलॉसफी और रीबर्थ के बारे में उनके क्या विचार हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। पहली चीज उन्होंने कहा, उनकी जो थ्योरी थी वो थी थ्योरी ऑफ कर्म। महात्मा बुद्ध कर्म पर विश्वास करते थे। उनका मानना ये था कि ह्यूमन डेस्टिनी इज सेल्फ क्रिएटेड, ह्यूमन इज द मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। ठीक है, ह्यूमन कौन है? मास्टर है किस चीज का? अपनी डेस्टिनी का मास्टर है। मतलब जैसे हम कर्म करेंगे वैसी हमारी डेस्टिनी बनती चली जाएगी, है ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं कर्म और जो रिजल्ट है वो आपस में जुड़े हुए हैं, और जो रिजल्ट है वही हमारी डेस्टिनी है। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध बिलीव्ड ऑन द कर्म। अब रीबर्थ, तो महात्मा बुद्ध का ये कहना था कि वी द ह्यूमन बींग वी रिटर्न रिपीटेडली, वी केम हियर अगेन एंड अगेन टू रीप द फ्रूट्स ऑफ अवर कर्म। मतलब जो भी हमने कर्म किया उसका चाहे पॉजिटिव रिजल्ट हो या उसका नेगेटिव रिजल्ट हो, हमें उसको भोगने के लिए आना ही होगा। ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं उनको बहुत अच्छी सिचुएशन मिलती है, कुछ को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। सो ये कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध क्या कह रहे हैं, ये पास्ट कर्मा से रिलेट कर रहे हैं उसको। और फिर ये भी कहते हैं कि पास्ट कर्मा के इन्फ्लुएंस से सिचुएशन डेवलप होती है, लेकिन इस
प्रेजेंट जो जो हमारा टाइम है, इसके जो कर्मा होंगे वो इस सिचुएशन को बदल सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आज जो करेंगे उसका रिजल्ट कल होगा, कल जो करेंगे फिर परसों होगा, नेक्स्ट डे होगा। तो हमारे हर दिन के जो एफर्ट्स होते हैं उससे सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है। देन ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अनात्मा और अनिच्छा। ठीक है, अनात्मा का मतलब है कि महात्मा बुद्ध ने सोल के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं किया, और इन्होंने कहा जिस दिन हम अपने डिजायर को खत्म कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो सारी सफरिंग ही खत्म हो जाएगी। बुद्धा रिमेन्ड साइलेंट ऑन दी सोल एंड गॉड। जब उनसे पूछा गया कि डू यू बिलीव in the existence of soul or God, so Mahatma Buddha remained silent. He neither accepted nor rejected the existence of soul and God. ठीक है, लेकिन जब स्टेटमेंट आती है एग्जाम में तो ये आ जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सोल के एग्जिस्टेंस को नहीं माना, तो उसको आप सही मानोगे। ठीक है, उन्होंने सोल के एग्जिस्टेंस को माना तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देन निर्वाण, द अल्टीमेट स्टेट वेयर ऑल डिजायर्स एंड सफरिंग्स एंड। तो निर्वाण क्या है? निर्वाण का मतलब डेथ नहीं होता। डेथ तो क्या है, वो तो शरीर का नाश हो गया ना। लेकिन निर्वाण का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि माइंड का, है ना, हर्ट का, किसी ह्यूमन जो एनर्जी है उसका उस स्टेट तक पहुंच जाना जहां उसकी सारी डिजायर्स खत्म हो जाएं, और डिजायर्स ही खत्म हो गई तो उसकी सफरिंग्स भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सो थियरी ऑफ कर्मा, रीबर्थ, अनात्मा, अनिच्छा एंड निर्वाण। ठीक है, नाउ अब महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स थी उसको आगे कैसे स्प्रेड किया जाए, इसके लिए संघ बनाए गए। संघ का क्या मतलब होता है? संघ मीन्स इंस्टीट्यूशन, वी कैन से। ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द बुद्धिज्म। So Mahatma Buddha institutionalized the Buddhism. He established a Buddhist Sangh, which became a community of Buddhist monks and nuns. Monks मतलब भिक्षुक, है ना, और भिक्षुणीज। अब संघ में प्रवेश के लिए, एंट्री के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए थे, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं था। इट वॉज ओपन टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर एंड रीजन। मतलब कास्ट, जेंडर, रीजन के बेसिस पे किसी से कोई भेदभाव नहीं होता था। बस कुछ क्राइटेरियाज थे, लाइक एज होनी चाहिए 15 ईयर्स और अबव। परमिशन रिक्वायर्ड थी कुछ लोगों के लिए। किन के लिए? अगर कोई स्लेव है, डोमेस्टिक स्लेव है या कोई भी स्लेव है, वो अपने मास्टर से परमिशन ले ले, मतलब उसकी लाइफ फ्री है। अभी ये माना जाता था स्लेव है तो उसका अपने जीवन पर अधिकार नहीं है, उसके जीवन पर अधिकार उसके मास्टर का है, तो वो उसे फ्री कर दे तो वो संघ में आ सकता है। डेटर फ्रॉम लेंडर, अगर किसी ने कर्जा लिया हुआ है तो जो कर्ज देने वाला है अगर वो उसे फ्री कर दे तो वो संघ में आ सकता है। चिल्ड्रन पेरेंट्स की परमिशन के बिना नहीं आ सकते, और मैरिड विमेन हस्बैंड की परमिशन लेना ज़रूरी है मैरिड वुमेन के लिए। फिर कुछ लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया गया, लाइक पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस। कुछ ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज हो तो संघ में बाकी लोगों को भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए उनका आना मना था। लेपर्स, जैसे ये भी एक डिजीज ही है जिसमें कोड हो जाता है, तो उनके लिए भी मनाही थी। देन डेटर्स वर नॉट अलाउड। Buddhist monks had to live simple life, and this and their objective was to spread the teachings of महात्मा बुद्ध। ठीक है, सिंपल लाइफ जीना था, और टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए क्या करते थे, वो विलेज टू विलेज वो विजिट करते थे, और विजिट में जैसे चले विलेज में पहुंच गए, वहाँ डोर टू डोर जाके फिर वो भिक्षा भी लेते थे, और वहाँ पे जो महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स थी उनको भी स्प्रेड करते थे। ठीक है, फिर एक टाइम पीरियड आता था मॉनसून वाला, तो 4 मंथ्स ऑफ मॉनसून, चतुर्मास कहा जाता है उसे। इस चतुर्मास में उनको एक ही प्लेस पर रुकना होता था। ठीक है, अगर हम महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें तो महात्मा बुद्ध ने ज़्यादातर चतुर्मास श्रावस्ती में बिताए, तो ये एक फैक्ट है इम्पॉर्टेंट। कौशल जो महाजनपद था उसकी कैपिटल थी श्रावस्ती, तो ज़्यादातर चतुर्मास उन्होंने श्रावस्ती में बिताए। इसके अलावा राजगृह, वैशाली, सारनाथ, कौशाम्बी, ये वो प्लेसेस भी हैं जहाँ पे वो चतुर्मास के समय में रुके, लेकिन ज़्यादातर टाइम वो कहाँ रहे, कौशल में रहे, कौशल की कैपिटल श्रावस्ती में।
अब जब तक महात्मा बुद्ध थे तब तक तो महात्मा बुद्ध के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाता था। फिर महात्मा बुद्ध की डेथ हो गई 483 BC में, ठीक है। अब उनकी डेथ के तुरंत बाद ये सोचा गया कि अब कौन इंस्ट्रक्शंस देगा, है ना। तो क्या किया, बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई, मतलब जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उस समय उन सभी को बुलाया गया एक गैदरिंग के लिए, उसे कहा जाता है काउंसिल। तो इस तरीके के बुद्धिज्म से रिलेटेड टोटल कितनी काउंसिल्स हुई हैं, 4 काउंसिल्स हुई हैं बुद्धिज्म की, ठीक है। तो पहली काउंसिल हुई इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। तो फर्स्ट काउंसिल हुई 483 BC में। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट बेस्ड दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों काउंसिल्स, तो बहुत ध्यान से इसको याद कर लेना। फर्स्ट काउंसिल 483 BC, प्लेस कौन सा था, राजगृह, मगध वाला प्लेस, ठीक है, मगध में हुई, राजगृह में, ठीक है। और अगर और भी स्पेसिफिक अगर हम जाएं तो एक केव थी, उसका नाम था सप्तपर्णी, सप्तपर्णी केव, ठीक है। इस समय जो राजा थे मगध के, उनका नाम था अजात शत्रु, सो ही गेव पैट्रोनेज टू दिस काउंसिल, अजात शत्रु। प्रेसिडेंट थे महाकश्यप, ठीक है। और इसका मेन आउटकम क्या रहा, तो इसमें महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स थी उनका कंपाइलेशन हुआ, है ना। और मतलब जो त्रिपिटाकाज हैं उनमें से 2 पिटाका, त्रिपिटाकाज मतलब बुद्धिस्ट लिटरेचर में से जो 3 सबसे जो प्रमुख जो लिटरेचर हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म, उनको कहा जाता है सुत्त, विनय और अभिधम्म, ठीक है। सो सुत्त पिटाका, विनय पिटाका और अभिधम्म पिटाका, इनमें से 2 पिटक जो हैं उसका कंपाइलेशन हुआ। पिटक का मतलब होता है एक बास्केट जिसमें पाम के जो लीव्स हैं उन पर लिख लिख कर, और इस पिटक को ऐसे, इस बास्केट को ऐसे बंद कर दिया गया, ठीक है। और फिर बाद में वो चीज़ें ऐसे ओरली भी कैरी फॉरवर्ड होती रही। तो सुत्त पिटक जो था, सुत्त पिटक इट वॉज रिसाइटेड बाय आनंद, और विनय पिटक इट वॉज रिसाइटेड बाय उपाली। अब सुत्त पिटक में क्या था, जो सुत्त पिटक है ना, सुत्त में टीचिंग्स हैं, विनय में, विनय पिटक में रूल रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशंस फॉर मॉन्क्स, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होंगे उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन इसमें, ठीक है। और थर्ड जो पिटक है अभिधम्म, उसमें है फिलॉसफी ऑफ बुद्धा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड काउंसिल। तो सेकंड काउंसिल 100 ईयर्स के बाद हुई, 483 में पहली हुई थी, 383 में दूसरी काउंसिल। दूसरी काउंसिल हुई वैशाली में। अब देखो ये जो वज्जी वैशाली वाला रीजन है ये तब तक मगध का ही बड़ा पार्ट हो गया था, क्योंकि मगध एक्सपांड कर रहा था धीरे धीरे। तो वैशाली वाला जो रीजन है वहां पर राजा थे यहाँ के कालाशोक, ठीक है, कालाशोक, और प्रिसाइडेड बाय सबकामी। और यहाँ पर एक डिस्प्यूट इमर्ज हुआ, है ना, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उनके बीच में, और स्प्लिट हो गए। जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो 2 हिस्से में बट गए, एक को कहा गया स्थाविरवादिन और एक को कहा गया महासंघिका। स्थाविरवादिन और महासंघिका। स्थाविरवादिन का कहना ये था कि रूल रेगुलेशन वही फॉलो होंगे जो महात्मा बुद्ध ने बताए थे, और महासंघिका ये कह रहे थे कि समय बहुत बदल चुका है ना, 100 साल से ज़्यादा हो चुके, 100 साल हो चुके महात्मा बुद्ध को गए हुए। अब हमें रूल रेगुलेशन में थोड़ा चेंज करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बौद्ध भिक्षुक बनने को तैयार हो जाएं, ठीक है। तो इसीलिए स्थाविरवादिन और महासंघिका यहाँ से 2 डिविजन्स हो गए, क्लियर। यही जो महासंघिका है इसी में आ जाएगा, जैसे सम्मित्या, ये इसी का एक पार्ट है। अपार शैल, ठीक है, पूर्व शैल, उत्तर शैल, इस तरीके से ये कुछ इसी के एग्जाम्पल्स हैं। तो महासंघ का मतलब होता है छोटे छोटे ग्रुप्स मिलके एक बड़ा संघ बना लें। देन थर्ड काउंसिल ये हुई 250 BCE में, पाटलिपुत्र में हुई, और इस समय पेट्रोनेज दिया अशोक ने। मोगलीपुत्र तिस इसके प्रेसिडेंट रहे, मोगलीपुत्र तिस। अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन को लेकर सेकंड काउंसिल में ही एक डिवीजन तो हो ही गया था, और वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो लगातार चल रहा है अभी भी, ठीक है।
तो कहा जाता है कि इस काउंसिल में भी अशोका के पैट्रोनेज में ये जो काउंसिल हुई थी, यहाँ पर भी कोशिश की गई थी कि ये जो डिस्प्यूट है इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो पूरी सक्सेस मिली नहीं और बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को बौद्ध धर्म से ही बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो प्योरिफिकेशन ऑफ संघ, कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटक, तो जो थर्ड काउंसिल है उसमें अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन हुआ। और अभिधम्म पिटक में क्या है, इसमें है फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। तो अभी हमने डिस्कस किया, सुत्त पिटक में टीचिंग्स हैं, विनय पिटक में रूल एंड रेगुलेशन और अभिधम्म पिटक में फिलॉसफी है। ठीक है, और अब इसको स्प्रेड करने के लिए मिशनरीज भेजे गए श्रीलंका और अदर रीजन्स में। देन फोर्थ काउंसिल, ये फर्स्ट सेंचुरी में हुई और एग्जैक्ट अगर ईयर लिखे तो 78 AD। 78 AD यहाँ तक आते आते मौर्यन एम्पायर खत्म हो चुका था, डिक्लाइन हो चुका था, पोस्ट मौर्यन पीरियड चल रहा था। ठीक है, और ये जो काउंसिल हुई ये कुंडल वन कश्मीर में हुई और इसको पैट्रोनेज दिया कनिष्क ने। और ये कौन थे, ये कुषाण राजा थे, कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे ये। ठीक है, कनिष्क। और इस समय प्रिसाइड किया किसने, वासुमित्र ने प्रिसाइड किया और इनको हेल्प कर रहे थे, असिस्ट कर रहे थे अश्वघोष। तो वासुमित्र एंड अश्वघोष, ये प्रेसिडेंट और ये वाइस प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऐसे मानो। देन फोर्थ काउंसिल में क्या हुआ, कैनोनिकल टेक्स्ट रिटन डाउन इन संस्कृत। अब ये जो फोर्थ काउंसिल है जिसको कुषाण वंश के कनिष्क राजा ने पैट्रोनेज दिया था, तो कनिष्क जो थे ये महायान के फॉलोअर थे। तो यहाँ तक फोर्थ में आप याद रखना, महायान और हीनियान दो हिस्सों में बट गया था बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के दो स्कूल्स डिवाइड हो चुके थे। जो हीनियान है उस हीनियान में क्या आ जाएगा, जो सेकंड में जो डिवीजन हुए थे, है ना, यहाँ पे जो हमने डिवीजन देखे थे स्थाविरवादी और महासंघिका, ये हीनियान रहा और बाद में महायान एक अलग ब्रांच बन गई जो कि संस्कृत भाषा को फॉलो करती थी। ठीक है, और ये जो हीनियानिस्ट थे जो महात्मा बुद्ध के हिसाब से चलते थे वो पाली भाषा को फॉलो करते थे। नाउ डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, इनके जो डिवीजन है वो हीनियान एंड महायान। तो हीनियान को कहा जाता है लेसर व्हीकल, महायान को कहा जाता है ग्रेटर व्हीकल। लेसर व्हीकल, इट व्यूड बुद्धा एज अ ग्रेट टीचर। तो हीनियानिस्ट महात्मा बुद्ध को एक ग्रेट टीचर, गाइड ऐसे मानते थे और वो पाली भाषा यूज करते थे और उनका फोकस होता था इंडिविजुअल लेवल पर सेल्वेशन के लिए या निर्वाण के लिए, ये इनका ऑब्जेक्टिव होता था। और निर्वाण के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 नोबल ट्रुथ, अष्टांगिक मार्ग, ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, महायानिस्ट थे ग्रेटर व्हीकल। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध कोई इंसान नहीं थे, इनकारनेशन थे, वो खुद गॉड थे। उन्होंने अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर ली, दे स्टार्टेड यूजिंग संस्कृत लैंग्वेज और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया जिसे कहा गया बोधिसत्व। ठीक है, बोधिसत्व का मतलब एक ऐसे मतलब पर्सन, ऐसे बुद्धिस्ट गाइड जो खुद अपने निर्वाण के बहुत पास हैं, वो जब चाहे निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने निर्वाण को होल्ड करके रखा हुआ है। इन्होंने क्या किया हुआ है, होल्ड देयर ओन निर्वाण। क्यों, टू हेल्प अदर्स, दूसरों को हेल्प करने के लिए इन्होंने अपने निर्वाण को होल्ड पे रखा हुआ है। सो दे आर कंपैशनेट बीइंग्स लाइक अवलोकितेश्वर, वज्रपाणी, पद्मपाणी, है ना, एक दो नाम, एक का नाम है जैसे अमिताभ, वो भी बोधिसत्व रहे। सो दे डिलेड देयर निर्वाण टू हेल्प अदर्स। तो ये बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आया महायान में, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट महायान में आया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जैनिज्म। तो जैनिज्म में देखो महावीर, स्वामी महावीर के जो अर्ली लाइफ थी उसके बारे में हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम सीधे जो जैनिज्म एक रिलीजन है, एक डिफरेंट सेक्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको तीर्थंकर ट्रेडिशन भी कहा जाता है। अब तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, तीर्थंकर का मतलब होता है दी गाइड, है ना, गाइड या मार्गदर्शक। अब ये जो प्रोपाउंडर्स हैं, ये जो तीर्थंकर हैं, ये टोटल कितने हुए, तो जैन ऑर्डर के अकॉर्डिंग या जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव।
उनको आदिनाथ भी बोला जाता है, ऋषभदेव या आदिनाथ। क्लियर? फर्स्ट तीर्थंकर वॉज आदिनाथ, और आदिनाथ के ही बेटे थे, उनका नाम है बाहुबली। और जो बाहुबली हैं इन्हीं का कर्नाटक के एक प्लेस है, उसका नाम है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला, यहाँ पे बाहुबली का महामस्तक अभिषेक होता है, महामस्तक अभिषेक। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है जहाँ महामस्तक अभिषेक होता है, ये अभिषेक कितने ईयर्स में रिपीट होता है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया, फर्स्ट तीर्थंकर हो गए ऋषभदेव, और उन्हीं का नाम था आदिनाथ। ठीक है, ऋषभदेव का हो या आदिनाथ का हो। 23rd तीर्थंकर जो थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, और 24th तीर्थंकर जो थे वो हुए स्वामी महावीर। ठीक है, तो स्वामी महावीर जो हैं उन्होंने जैन रिलीजन की शुरुआत नहीं की, लेकिन जैन ट्रेडिशन को, जैन ऑर्डर को उन्होंने बहुत पॉपुलराइज किया। ठीक है, बहुत बड़ा रोल है। अब पहले से लेके 22 तक जो तीर्थंकर हुए उनको कहीं ना कहीं काल्पनिक, इमेजिनरी माना जाता है। रियल किसको माना जाता है? हिस्टोरिकल माना जाता है। हिस्टोरिकल मतलब जिनके एविडेंसेस हों, पार्श्वनाथ जी और महावीर जैन, इनको हिस्टोरिकल माना जाता है। अब पार्श्वनाथ जी जो थे इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो जैन रिलीजन या जैन फिलॉसफी के जो मेजर 5 प्रिंसिपल हैं उनमें से 4 प्रिंसिपल पार्श्वनाथ जी के बनाए हुए थे। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य मतलब ट्रुथ, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग। अब देखो जैन रिलीजन में ये जो चारों, जो ये जो 4 और एक ये जो 5th जो कंट्रीब्यूशन, ये जो 5th प्रिंसिपल ऐड किया था महावीर जैन ने ऐड किया था, पांचों जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे फॉलो होते हैं। सत्य मतलब जो सच बोलना है, फिर चाहे रिजल्ट जो भी हो। अहिंसा का मतलब ये होता है कि किसी भी कंडीशन में आपको वायलेंस नहीं करनी। अब इसके लिए क्या करना शुरू कर दिया कि जो भी जैन मॉन्क होंगे वो सनसेट के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, दे कुड नॉट वॉक आफ्टर सनसेट। क्यों? क्योंकि सनसेट के बाद अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे में कोई हो सकता है कुछ कीड़े मकोड़े मर जाएं उनसे, है ना। उसके बाद अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग में इन्होंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए हमें किसी की कोई चीज़ पसंद आ गई, अपनी ही फैमिली में भाई बहन ही मान के चलिए, अगर उसका मन नहीं है वो चीज़ देने का, लेकिन फिर भी अधिकार जमा के इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे वो चीज़ ले लेगी, वो भी चोरी हो जाएगी। ठीक है, सो कोई भी ऐसी चीज़ जो सामने वाले ने अपनी इच्छा से ना दी हो वो चोरी कहलाती है। तो नॉन स्टीलिंग। उसके बाद अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेशन। नॉन पोजेशन ऑफ व्हाट? ऑफ वर्ल्डली थिंग्स। ठीक है, एक्सट्रीमली। सो ये जो 4 प्रिंसिपल्स थे ये पार्श्वनाथ जी के थे। और पार्श्वनाथ जी जो थे इनके लिए एक टर्म यूज होती है, पार्श्वनाथ जी को कहा जाता था निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ। और इनके जो फॉलोअर्स होते थे, है ना, उन फॉलोअर्स के लिए एक टर्म यूज होती थी, उनको कहा जाता था निर्ग्रंथ नाथ पुत्र। निर्ग्रंथ नाथ पुत्र। ठीक है, निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो पर्सन जिसने अपने आप को डिटैच कर लिया हो फ्रॉम ऑल सेंसेस या ऑल बाउंडेशंस। जो भी वर्ल्डली बाउंडेशन है सबसे अपने आप को कंप्लीटली डिटैच कर लिया हो, निर्ग्रंथ। ठीक है, अच्छा, तो 4 प्रिंसिपल्स उनके जोड़े हुए थे, और 5th जो प्रिंसिपल है दैट वाज एडेड बाय स्वामी महावीर। ये उनका कंट्रीब्यूशन है। ही एडेड द 5th वो ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, ये इन्होंने जोड़ा। और फिर ये कहा स्वामी महावीर ने कि जैन ऑर्डर में, जैन रिलीजन में कोई भी हो उसे तब तक उसे सेल्वेशन नहीं मिल सकता,
सल्वेशन के लिए यहाँ पे एक टर्म यूज होती है कैवल्य। कैवल्य तब तक नहीं मिल सकता जब तक ब्रह्मचर्य का पालन ना किया जाए। इसका मतलब जो गृहस्थ लोग हैं, ठीक है, जो हाउस होल्डर्स हैं, दे कैन नॉट अचीव कैवल्य। गृहस्थ लोगों को कैवल्य सल्वेशन नहीं मिल सकता अकॉर्डिंग टू महावीर। सो ब्रह्मचर्य इज कंपल्सरी। ठीक है, मतलब ये है कि एक तो जैन मॉन्क हो गए जिन्होंने घर गृहस्थी छोड़ दी, दूसरी कैटेगरी में हाउस होल्डर हो गए। हाउस होल्डर के लिए ये चार चीजें तो कंपलसरी हैं। अब ब्रह्मचर्य का वो पालन नहीं कर सकते क्योंकि घर गृहस्थी है, तो अब वो क्या करें? फिफ्थ कौन सा और उनके लिए वो होनी चाहिए? फिफ्थ वो हाउस होल्डर्स के लिए, तो हाउस होल्डर्स के लिए फिफ्थ वो उन्होंने जो बनाई थी, या फिफ्थ प्रिंसिपल जो ऐड किया था हाउस होल्डर के लिए, उसे कहा जाता है नॉन अडल्ट्री। ठीक है, नॉन अडल्ट्री। तो अडल्ट्री का मतलब क्या होता है कि अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये समझ लीजिए। ठीक है, दोनों साइड से, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों की साइड से, तो उसको कहते हैं अडल्ट्री। तो इन्होंने फिफ्थ जो प्रिंसिपल ऐड किया वो था नॉन अडल्ट्री। नॉन अडल्ट्री कंपलसरी होगा गृहस्थ वालों के लिए। ठीक है, और जो मॉन्क होंगे वो ब्रह्मचर्य को फॉलो करेंगे। देन जैन फिलॉसफी। जैन फिलॉसफी में एक आता है अनेकांतवाद और एक आता है स्यादवाद। ठीक है, अनेकांतवाद, देखो अब इसको तो हिंदी में समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अनेकांत मतलब अनेक, अंत। अंत यहाँ पे किससे हैं? एजेस से हैं, अलग अलग डायमेंशन से हैं। ठीक है, तो या फिर यहाँ पे लिख देते हैं छोर या डायमेंशंस। तो उन्होंने कहा कि अगर हम कंप्लीट ट्रुथ अगर जानना चाहते हैं ना, तो वो हमें किसी एक ही डायमेंशन से कभी नहीं मिल सकता। मतलब सत्य का सिर्फ एक डायमेंशन नहीं हो सकता, है ना। द डॉक्ट्रिन दैट ट्रूथ एंड रियलिटी आर कॉम्प्लेक्स एंड हैव मल्टीपल एस्पेक्ट्स। तो मल्टीपल डायमेंशंस और मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, सत्य कभी एक तरफा नहीं हो सकता। दैट इज द फिलॉसफी ऑफ अनेकांतवाद। देन स्यादवाद। स्यादवाद रिलेटिविटी, मतलब ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल एंड रिलेटिव, ट्रूथ डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो स्यादवाद क्या कहता है? मतलब एक तरीके से इसमें यह आता है कि कोई भी जो ट्रुथ है वो किसी एक पर्सन के लिए वो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है दूसरे पर्सन का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो और वो भी सही हो। ठीक है, तो ये स्यादवाद जो क्या कहता है, कंडीशनल होती हैं चीजें, मतलब सिचुएशन के हिसाब से सच भी और सही भी बदल जाता है। तो रिलेटिविटी की बात करता है। रिलेटिविटी कैसे? इसको रिलेट किया सिचुएशन और ट्रुथ के बीच में। ठीक है, अब देखो ये दोनों ही जो हैं अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये दोनों ही जो इनका फर्स्ट जो प्रिंसिपल है सत्य या ट्रुथ, उससे जुड़े हुए हैं। तो ट्रुथ के मल्टीपल डायमेंशन होंगे तो अनेकांतवाद, और ट्रुथ अगर सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाएगा, ट्रुथ में अगर रिलेटिविटी अगर हम खोजने लग जाएं, सो दैट विल बी स्यादवाद। इसके बाद जीव और अजीव। तो स्वामी महावीर जैन का, पार्श्वनाथ जी का, इन दोनों का ही ये मानना था, जैन और जैन फिलॉसफी का ये मानना है कि जो ह्यूमन हम हैं, है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना है। इसमें एक जीव तत्व है, ठीक है, और एक इसमें अजीव तत्व है। तो लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोल मतलब जीव एंड मैटर दैट इज अजीव। तो मैटर मतलब जिसको हम हिंदुइज्म में 5 एलिमेंट्स बोलते हैं, वही यहाँ पे मैटर है अजीव, और जीव मतलब सोल हो गया। अब देखो ये जो हिंदुइज्म है उससे बिल्कुल मैच कर रहा है ये, इसमें कुछ अलग है ही नहीं। क्योंकि हिंदुइज्म में भी क्या कहा कि जो एक हमारी फिजिकल फॉर्म हो गई और एक हमारी सोल हो गई, तो ये दोनों मिलके ही, मतलब एक तो मटीरियलिस्टिक बॉडी हो गई, है ना, और दूसरी हमारी सोल हो गई, दोनों मिलके ही हम ह्यूमन को कंप्लीट करती हैं। तो वही बिल्कुल यहाँ पे जैनिज्म में है। नाम यहाँ पे जीव और अजीव लिख दिया। उसके बाद त्रिरत्नास या 3 जेवल्स ऑफ जैनिज्म, ये ध्यान रखना। देखो कभी कभी तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि त्रिरत्नास बिलोंग टू विच रिलीजन। अब आप उसमें बताओ आजीवक, है ना, चारवाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो वहां पे जैनिज्म। तो कभी कभी
3 जेवल्स क्या हैं ये भी नहीं पूछता, 3 जेवल्स कौन से रिलीजन से रिलेटेड है यही पूछ देगा। त्रिरत्न तो जैनिज्म में है ये। और ये त्रिरत्न क्या है, मतलब किसी भी इंसान के 3 जेवल से त्रिरत्न कौन से हो सकते हैं, अगर उसके पास राइट नॉलेज है, अगर उसके पास राइट फेथ या राइट बिलीफ सिस्टम है, और अगर उसके एक्शंस राइट हैं, इसका मतलब उसके पास त्रिरत्न है, मतलब ही इज द मोस्ट प्रीशियस एंड द परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जैसे बुद्धिज्म में 8 फोल्ड पाथ होने जरूरी थे, है ना, उसी तरीके से जैनिज्म में सिर्फ त्रिरत्नास का होना जरूरी है। देन जैन डिसिप्लिन एंड द ग्रेट स्कूल्स ऑफ जैनिज्म। तो जो जैनिज्म है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक श्वेतांबर बना, एक दिगंबर बना। श्वेतांबर को वाइट क्लैड बोला जाता है और दिगंबर मतलब स्काई क्लैड। तो वाइट क्लैड मतलब वो वाइट कलर के कपड़े पहनते थे, और इसके जो लीडर थे वो थे स्थूल भद्र। ठीक है, ये लिबरल फॉर्म ऑफ जैनिज्म है, लिबरल स्कूल ऑफ जैनिज्म है। स्काई क्लैड मतलब नेक्ड मॉन्क। ठीक है, तो लेड बाय भद्रबाहु, ये स्ट्रिक्टली ट्रेडिशनल जैनिज्म की ब्रांच है। तो भद्रबाहु और स्थूल भद्र, अब इन दोनों के बारे में बताती हूँ। ये दोनों ही मगध से थे, ठीक है, और इस टाइम पे रूल चल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन काल था उसके लास्ट फेज में लगभग कहा जाता है अराउंड 12 ईयर्स के लिए एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, है ना। इससे चंद्रगुप्त मौर्य बड़े निराश हो गए। अब जैनिज्म के इन्फ्लुएंस में आए, तो जैनिज्म ने कहा कि आपने बहुत सारे युद्ध किए हैं, उसमें बहुत सारी किलिंग्स हुई हैं, है ना, तो अब इसका भुगतान करना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे इतना फेमाइन जैसे सिचुएशन है, लोग भूख से मर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से कर सही है आप पर वॉर्स। अब चंद्रगुप्त मौर्य इस फिलॉसफी में इतने मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं, वो जैनिज्म के जो उस समय के जो गाइड थे, क्या नाम था उनका, भद्रबाहु, वो भद्रबाहु के इन्फ्लुएंस में आके और वो मगध से चले जाते हैं कहाँ, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, यहाँ पहुंच जाते हैं। और यहाँ पहुंचकर फिर वो संलेखन के थ्रू, संलेखन, संलेखन का मतलब होता है फास्ट रख के अपने लाइफ को खत्म करना, फास्ट टू एंड लाइफ। ठीक है, भूखे रहकर प्राण छोड़ना कहते हैं इसको, संलेखन। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसके इन्फ्लुएंस में आए, भद्रबाहु के इन्फ्लुएंस में आए, और वो चले गए कहाँ पे, कर्नाटक। अब मगध में कौन बच गए, मगध में बच गए थे स्थूल भद्र। ठीक है, तो ये मगध छोड़ने से पहले ही यहाँ पे एक जैन काउंसिल हो गई थी। ठीक है, और फिर जो स्थूल भद्र थे वो मगध में ही रह गए थे, भद्रबाहु आ गए थे साउथ इंडिया, कर्नाटक साउथ इंडिया हो गया, साउथ इंडिया पहुंच गए। तो जब ये मगध में थे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैनिज्म को स्प्रेड करने के लिए लिबरल फॉर्म को अपना लिया, और इन्होंने वाइट गारमेंट पहनना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वाइट क्लैड हो गई है। जब ये भद्रबाहु वापस लौटे श्रवण बेलगोल, चंद्रगुप्त मौर्य तो वहीं डेथ हो गई, है ना, संलेखन से उन्होंने प्राण छोड़ दिए थे श्रवण बेलगोला में। भद्रबाहु जब वापस लौटे, मगध आए, देन उन्होंने देखा कि यहाँ तो रूल रेगुलेशन चेंज हो चुके हैं, सब लोग वाइट गारमेंट में हैं। तब उन्होंने कहा कि श्वेतांबर जो है ये लिबरल फॉर्म है, और हम अभी भी उसी पुरानी फॉर्म को अपनाएंगे जो स्वामी महावीर अपनाते थे। और स्वामी महावीर किसको अपनाते थे, स्काई क्लैड को फॉलो करते थे, नेक्ड मॉन्क थे। ठीक है, तो भद्रबाहु इसी स्ट्रिक्ट और ट्रेडिशनल स्कूल को कंटिन्यू कर रहे थे, और स्थूल भद्र हो गए लिबरल फॉर्म के प्रोपाउंडर। अब पूरे जैनिज्म में कुछ रूल्स रेगुलेशन सबके लिए कॉमन थे, लाइक रिजिड ऑस्टेरिटीज। रिजिड ऑस्टेरिटी मतलब जो जैन मॉन्क होते थे उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं होती थी, उनको अपनी बॉडी को ऐसे ट्रेन करना होता था कि उनके ऊपर किसी दर्द का कोई एहसास ही ना हो। तो वो क्या करते थे, जब जैन मॉन्क बनते थे तो दे हैड टू रूट आउट देयर हेयर, है ना, जो उनके हेड पे जितने भी हेयर्स होते थे
उनको अपने ही हाथों से उखाड़ना होता था, ठीक है। दे हैड टू रूट आउट देयर हेयर्स ऑफ हेड बाय देयर ओन हैंड्स, है ना। और सनसेट के बाद ना खाना है ना बाहर जाना है। उसके बाद संलेखन। सो संलेखन इज द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑफ फास्टिंग टू डेथ एंड परफॉर्म्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन द इन्फ्लुएंस ऑफ, इन द गाइडेंस ऑफ भद्रबाहु, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब जैन काउंसिल्स। तो जैन काउंसिल्स भी हुई, दो मेजर हैं, ठीक है। तो फर्स्ट काउंसिल हुई पाटलिपुत्र में 300 BCE में, चंद्रगुप्त मौर्य के पेट्रोनेज में हुई थी, और इसको प्रिसाइड किया था स्थूलभद्र ने, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, इसमें लिटरेचर कंपाइल किया गया था, 12 अंगाज वर कंपाइल्ड, ठीक है। जैसे उसमें सुत्त विनय अभिधम्म पिटाकास बनाए थे, ऐसे इसमें 12 अंगाज, 4 कैनोनिकल टेक्स्ट, कोर कैनोनिकल टेक्स्ट, नंबर कितने थे, 12 नंबर्स में, ठीक है। इसमें स्वामी महावीर की रियल टीचिंग्स और फिलोसफी थी, साथ ही एफर्ट्स टू प्रिजर्व महावीराज ओरल टीचिंग्स। तो उसके लिए इन्होंने 12 अंगाज के नाम से लिटरेचर बनाया। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत सालों के बाद हुई, ठीक है। तो कब हुई सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, 512 AD में, 512 AD में, और ये हुई वल्लभी में गुजरात में, और साइमल्टेनियसली मथुरा उत्तर प्रदेश में भी एक काउंसिल हुई इसी टाइम पीरियड में, ठीक है। प्रिसाइडेड बाय देवर्दी क्षेम श्रवण वल्लभी में, और स्कंदिला ये मथुरा में, ये इसको प्रिसाइड कर रहे थे। स्कंदिला मथुरा में थे, और देवर्दी क्षेम श्रवण जो है, या देवर्दी क्षमा श्रवण, ये वल्लभी में थे। ज्यादातर जो पूछा जाता है ना, वो वल्लभी वाला ही पूछा जाता है। आपसे जब सिर्फ एक ही पूछा जाए सेकंड काउंसिल के लिए, तो उसमें वल्लभी ही आप अपना आंसर करोगे, ठीक है। ये है कि साइमल्टेनियसली दूसरी काउंसिल हुई, अगर ऐसा भी उसमें स्टेटमेंट आ जाए तो ध्यान रखना मथुरा में हुई थी, ठीक है। और अगर सिर्फ एक ही पूछा जा रहा है कि सेकंड काउंसिल कहाँ हुई, तो वल्लभी आपको टिक करना है, ये मेन थी काउंसिल। इसमें क्या हुआ कि अब देखो टाइम इतना ज़्यादा हो गया, 300 ईयर्स तो ये हो गए, और फिर 512, तो लगभग 800 सालों के बाद दूसरी काउंसिल हुई। तो जो 12 अंगाज थे, मेन लिटरेचर था, वो लॉस्ट हो चुका था। तो क्या हुआ कि अब वो तो लॉस्ट हो चुका है, अब क्या करो, इन्हीं अंगाज के बेसिस पे उपंगाज बनाओ, ठीक है, सब जैसे लिटरेचर कहते हैं। तो फाइनल कंपाइलेशन, रिडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैनोनिकल टेक्स्ट इन रिटन फॉर्म, कंसोलिडेशन ऑफ अंगास, ठीक है, स्पेशली अंग एंड उपंग, अगम, यहाँ पे अगम कहा गया इसको, कंसोलिडेशन ऑफ अगम। अगम मतलब एक तो जो अंगास थे वो तो ओरिजिनल फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन उनके आधार पर उपंगास बना दिए गए, उप अंग, मेजर स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअल स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये सेकेंड जैन काउंसिल हुई। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि सेम टाइम पीरियड में, मतलब यही यही जो 6th सेंचुरी थी, इसी में थर्ड काउंसिल हुई, वो भी वल्लभी में हुई, ठीक है। फोर्थ काउंसिल जो हुई वो 9th और 10th सेंचुरी में, ऐसा अनुमान है, वो हुई थी, वो भी वल्लभी में हुई थी, ठीक है। लेकिन मेनली ये दो ही पढ़ी जाती है, फर्स्ट एंड सेकेंड। जैन लिटरेचर एंड काउंसिल्स। तो कौन कौन सी काउंसिल में कौन सा लिटरेचर डेवलप हुआ, दोबारा से यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट काउंसिल हुई 300 BCE पाटलिपुत्रा, कंपाइल्ड द टीचिंग्स इनटू 12 अंगाज, एंड सेकेंड काउंसिल हेल्ड इन 519, यहाँ पे मिसप्रिंट है, 512 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 512 AD वल्लभी, और इसमें 12 उपंगास बनाए गए, और लैंग्वेज थी उसकी अर्धमगधी। ये लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना, अर्धमगधी वाज द लैंग्वेज। की टेक्स्ट इसके हैं आचरंग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। आचरंग सूत्र में जो मोनास्टिक डिसिप्लिनरी रूल्स हैं वो मेंशन है। मोनास्टिक मतलब जो जैन मॉन्क हुआ करते थे, उनके लिए रूल रेगुलेशन है, डिसिप्लिनरी रूल्स। भगवती सूत्र जो है उसमें महावीर के टीचिंग्स हैं और हिस्टोरिकल डिटेल्स हैं। इसीलिए आप देखते हो जब हम महाजनपद की बात करते हैं तो वो भगवती सूत्र में हैं। कल्प सूत्र में बायोग्राफीज हैं ऑफ तीर्थंकरास, ठीक है, जो तीर्थंकर रहे उनकी बायोग्राफीज हैं कल्प सूत्र में। सो दीज आर द 3 मेजर लिटरेचर ऑफ जैन ऑर्डर। देन
एक कंपैरेटिव असेसमेंट है, एनालिसिस है बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए। तो कभी कभी इस तरीके से कंपैरेटिव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे सोल पर बुद्धिज्म का क्या कहना था। तो बुद्धिज्म होल्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अनात्मा, तो उन्होंने नो सोल का कॉन्सेप्ट अपनाया, अनात्मा का कॉन्सेप्ट अपनाया। वहीं पे जैनिज्म जो है उन्होंने कहा कि एवरीथिंग हैज अ सोल, मतलब चाहे कोई लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सब में सोल है। ठीक है। उसी तरीके से अहिंसा, बोथ प्रीच नॉन वायलेंस बट जैनिज्म इज फार मोर रिजिड, एक्सटेंडिंग इट टू माइक्रोस्कोपिक लाइफ। तो अहिंसा को दोनों ने फॉलो किया, लेकिन जैनिज्म में अहिंसा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे थी। मतलब फेस पे भी आप मास्क लगा के रखोगे कि सांस लेते वक्त आपके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह ना चले जाएं, आप उनको किल ना कर दो। सनसेट के बाद अंधेरे में नहीं निकलना आपको, ठीक है, सूर्य उदय के बाद ही घर से निकलोगे, ऐसा। गॉड के लिए बुद्धिज्म साइलेंट रहा, और जैनिज्म ने वैसे तो उन्होंने गॉड को सीधे सीधे उन्होंने नहीं कहा था कि गॉड का एग्जिस्टेंस है, लेकिन उन्होंने एक तो जीव तत्व को सबसे ज्यादा माना था, ठीक है, और उन्होंने जिन को सबसे ऊपर रखा। जिन का मतलब क्या होता है? जिन का मतलब होता है द कॉन्क्वेरर। कॉन्क्वेरर मतलब वो पर्सन जो अपने सेंसेस को जीत ले, ठीक है। देन लैंग्वेजेस, बुद्धिज्म ने प्राइमरली यूज की पाली लैंग्वेज और जैनिज्म ने यूज की अर्धमगधी और प्राकृत, ठीक है। तो पाली और अर्धमगधी, ये ध्यान रखना दोनों की कंपैरेटिव एनालिसिस में। तो ये आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंस क्या रहे, इसका सोशल इम्पैक्ट क्रिएट हुआ कि जो कास्ट बेस्ड वर्ण सिस्टम था उसको चैलेंज किया गया, और इसने एक कोशिश की कि इगैलिटेरियन स्पिरिचुअल पाथ डेवलप हो जाए। तो ये सोशल इम्पैक्ट रहा। लैंग्वेज में तो लोकल लैंग्वेज जो थी उनको काफ़ी प्रमोशन मिला, जैसे महात्मा बुद्ध पाली लैंग्वेज को बहुत प्रमोट कर रहे थे, अर्धमगधी को महावीर जैन ने प्रमोट किया, है ना। इससे पहले संस्कृत एक बहुत एलिटिस्ट लैंग्वेज थी, तो इसका डोमिनेंस थोड़ा कम हुआ, लेकिन बाद में महायान ने संस्कृत को ही अपनाया था, ये ध्यान रखना। आर्ट एंड कल्चर तो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्तूपा, विहार बनवाए गए, रॉक कट केव आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, है ना, जैसे उदयगिरी और एलोराज। डिक्लाइन, इंटरनल करप्शन, जैसे वज्रयान, जैसे जब बुद्धिज्म की बात करते हैं तो एक हमने देखा हीनयान, फिर हमने देखा महायान, एक और यहाँ पे ब्रांच डेवलप हुई थी उसका नाम था वज्रयान, ठीक है। और वज्रयान जो थी ये मैजिक और रिचुअल बेस्ड थी, ब्लैक मैजिक वगैरह होते थे और इसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस भी होते थे, जिसकी वजह से इंडिया से ही धीरे धीरे जो बुद्धिज्म है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, ठीक है। मान के चलिए पाला पीरियड में, पाल डायनेस्टी के टाइम पीरियड में वज्रयान जो बुद्धिज्म था वो ज़्यादा पॉपुलर था, ठीक है। तो धीरे धीरे ये डिक्लाइन होते हुए चले गए, और ब्राह्मणिकल जो हिंदुइज्म है वो धीरे धीरे अपने अंदर रिफॉर्म कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ भक्ति मूवमेंट, तो ये रिवाइव कर गया और ये कहीं ना कहीं डाउन हो गए। सो रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड करप्शन इन द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म led to the decline of Buddhism in India, specifically Buddhism। अगर दोनों के स्प्रेड के बारे में पूछा जाए तो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स ज़्यादा थे क्योंकि बहुत लिबरल था, मध्यम मार्ग की बात करता था। जैन रिलीजन के फॉलोअर कम थे क्योंकि बहुत रिजिड था, है ना। लेकिन क्या हुआ, बुद्धिज्म में ही वज्रयान के आने के बाद से और महायान में भी करप्शन शुरू हो गया था। लग्जरी लाइफ की तरफ, बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट के बाद लग्जरी लाइफ की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे, है ना। तो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म का ओरिजिनल फॉर्म डिक्लाइन हो गया, और जैनिज्म तो पहले ही बहुत कम था। हिंदुइज्म वापस से रिवाइव कर गया भक्ति मूवमेंट के थ्रू अपने अंदर रिफॉर्म करके, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इसको एज इट इज़ यहीं कहीं याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक विल बी मौर्यंस और पोस्ट मौर्यन हम साथ में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद गुप्ता और पोस्ट गुप्ता हम साथ में कंप्लीट कर देंगे।